हेलो गाइस, मैं राजेश कुमार दुबे आप लोगों को राजकिशोरी देवी प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विशेष बच्चों के यानी निःशक्त बच्चों के एकीकृत शिक्षा की केंद्र तथा राज्य प्रायोजित अभिकरणों की भूमिका के बारे में बतलाऊंगा। लेकिन इसके पहले आप लोगों को ये कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं कि इन भूमिका के पहले जो मैंने पिछले पाठ में आप लोगों को बताया था कि जो हमारे समाज में विकलांग बच्चे हैं या अशक्त बच्चे हैं या विशेष बच्चे हैं, उन लोगों की पहली हमारी प्रथम प्राथमिकता क्या होती है कि समाज में ऐसे बच्चों को पहचान करना। तो वो बच्चे समाज में कितने हैं, कैसे उनकी दिनचर्या चल रही है, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक दैनिक क्रिया कौशल पाठ पर प्रकाश डाला था कि हमें समाज में देखना है कि इन बच्चों की दैनिक क्रिया कौशल क्या है, ये बच्चे कैसे अपने समाज में परिवार में रह रहे हैं या उनके परिवार की उन लोगों के प्रति मानसिकता क्या है, वैसे बच्चों की पहचान करना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताया था कि हमारी सरकारें हैं, उन लोगों के कार्य तथा निर्देश के बारे में बताया था। अब कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक पर जानकारी दे रहा हूं कि निःशक्त बच्चों की एकीकृत शिक्षा की केंद्र तथा राज्य प्रायोजित अभिकरणों की भूमिका क्या है। गाइज, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में काफी तेज गति से बदलाव हुआ, लेकिन विशेष बच्चों के लिए ज्यादातर बदलाव नहीं हो पाया। इसके लिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बना कि विशेष बच्चों पर सरकार ने काफी किस्म की योजनाएं तथा अपनी भूमिका को उन्होंने पेश किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सभी के लिए शिक्षा लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा के अवसरों को समानता के एक भाग के रूप में इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा को विशेष ध्यान देने जो क्षेत्र के रूप में चुना। सरकार ने क्या किया कि उन्होंने एक क्राइटेरिया अपनाया कि विशेष बच्चों का चुनाव करना हमें होगा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 में सामान्य विद्यालयों में चलने फिरने में निःशक्त और अन्य मामूली निःशक्तता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एकीकरण शिक्षा क्या है कि वैसी शिक्षा जिस विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक रहेंगे और विशेष विद्यार्थी रहेंगे। विशेष विद्यार्थी का मतलब कि बच्चा अशक्त हो या दृष्टिबाधित हो या मूक बधिर हो, माने जितने ऐसे विकलांग दिव्यांग बच्चे आते हैं वैसे टाइप वो बच्चे उस स्कूल में रहेंगे। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि इन बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा को सेवा पूर्व प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। अब ऐसे जो बच्चे हैं, इन बच्चों को हम कैसे पढ़ा पाएंगे? कोई तो हमारे पास सामान्य विद्यालयों में या सामान्य टीचरों में वैसी प्रकार की कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि विशेष विद्यालय प्रशिक्षण व्यवसायिक कोर्स इत्यादि का सरकार ने स्कूल खोलना प्रारंभ किया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए कार्य योजना में उपयोगी नियुक्ति सिद्धांत का सुझाव दिया गया। और वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष टीचर, जैसे VI से है तो विजुअल इम्पेयरमेंट, HI से है, MR से है, वैसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षक के भी निर्धारण किया गया। उन्हें केवल सामान्य विद्यालय में ही नहीं बल्कि विशेष विद्यालयों में भी शिक्षा दी जाने लगी। और सरकार ने यह भी किया कि विशेष विद्यालयों में भी वैसे शिक्षकों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। यहां तक कि ऐसे बच्चों को भी सामान्य विद्यालयों में स्थानांतरित करना चाहिए जिन्हें आरंभ में अतिरिक्त पाठ्यचर्या में प्रशिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों में भर्ती किया गया।
और सरकार ने ये भी नियम बना दिया, वो छात्र जो विशेष है वो समान विद्यालय में जाएंगे और उसके पठचर्या के अनुसार अपना पढ़ाई करेंगे, जिसके लिए दैनिक जीवन यापन, संवाद और शैक्षणिक कुशलताएं सीख ली। और उन बच्चों की शिक्षा कैसे दी जाएगी? संवाद के द्वारा। जैसे दैनिक क्रिया कौशल में मैंने आपको बताया था कि विशेष बच्चे हैं तो उन लोगों को समाज में आप कैसे पहचान करोगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, किसी चीज को स्पर्श करके वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उसके ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कितना कारगर है। वो बच्चा को किसी ठंडा चीज को पहचानने में, गर्म चीज को पहचानने में या कोई खाने वाला चीज को पहचानने में उसका ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कितना है, उसके अनुसार उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसी प्रकार सरकार ने क्या किया कि विशेष विद्यालयों में भी संवाद के जरिए विशेष बच्चों को पढ़ाना, प्रशिक्षण के जरिए जैसे खेल कूद इत्यादि के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये सब सामान्य शिक्षकों को भी सिखलाया गया। भारत में विभिन्न श्रेणी के निःशक्त बच्चों में विद्यमान परिस्थितियों में 2 प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध हैं। अब इन लोगों को सरकार ने किन 2 चीजों में बांटा? 2 शैक्षणिक कार्यक्रम में उपलब्ध कराया विशेष बच्चों के लिए। पहला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई निःशक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। सरकार ने पहले क्या की कि मानव संसाधन विकास विभाग इसके लिए अपना क्राइटेरिया तैयार करता है। और कौन सी क्राइटेरिया तैयार करता है? एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा क्या है? वैसी शिक्षा जिसमें केवल विशेष बच्चे ही पढ़ेंगे। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक शिक्षा है एकीकृत शिक्षा, दूसरी शिक्षा है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि वैसे स्कूल जिनमें समान और विशेष दोनों बच्चे पढ़ते हैं, वैसे विद्यालय को क्या कहते हैं? समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिनमें दोनों प्रकार के बच्चों को पढ़ाई होती है। लेकिन इसमें सरकार ने क्या किया कि विशेष बच्चों के लिए एकीकृत, मतलब वैसे स्कूल जिनमें केवल विशेष बच्चे ही पढ़ेंगे और विशेष टीचर अध्यापक ही उसमें रहेंगे। मामूली निःशक्तता वालों से ग्रसित बच्चों के लिए नियमित विद्यालय ढांचे के एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम यह राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT तैयार करती है। और इसमें कौन सहभागी रहता है? गैर सरकारी संगठन NGO भी इसके लिए कार्य करता है। सामाजिक न्याय, दूसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गंभीर निःशक्तताओं से ग्रसित बच्चों के लिए तैयार किया गया विशेष विद्यालय कार्यक्रम जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। पहला तो दूसरे में क्या किया कि वो जिसको बताया कि विशेष विद्यालय सरकार ने चालू किया कि ताकि उसमें विशेष ज्यादा अशक्त वाले बच्चे, कुछ तो मामूली अशक्त है जिसे कुछ अल्प दृष्टि है, तो वो सामान्य स्कूल में अपने चिकित्सीय उपचार के माध्यम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण दृष्टिबाधित तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? विशेष विद्यालय का गठन किया। और विशेष विद्यालय के गठन के बाद हमारी कुछ सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं जो क्या करती है? विशेष बच्चों के लिए केयर टेकिंग का काम करती है। अब सरकार ने इसके लिए किया तो उनका उद्देश्य क्या था? इस अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित तथ्यों को जानने में सक्षम हो जाएंगे कि आखिर सरकार ने इस प्रकार की विद्यालयों की व्यवस्था की क्यों की और इसमें छोटे स्तर पर कैसे इन लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो फर्स्ट में क्या किया कि ICDC का सरकार ने गठन किया, जिसमें सामान्य बच्चे जाते हैं तो उसमें विशेष बच्चे भी जाएंगे। और ICDC का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड। ये मतलब है कि जो छोटे बच्चे हैं, डिसेबल्ड है, वो बच्चे क्या किए? ICDC के माध्यम से अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। दूसरा है बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधा को समझ सकना, जैसे क्या क्या उपकरण है विशेष बच्चों के लिए, क्या क्या इक्विपमेंट है, उसको समझने के लिए सरकार ने क्या की? व्यवस्था की।
राज्य सरकारों और शैक्षिक संगठनों के अनुदान की प्रक्रिया। सरकार ने इसके लिए क्या किया कि राज्य सरकार को भी अनुदान दिया और गैर सरकारी संगठन को भी सरकार अनुदान देती है। राज्य स्तर की इसमें क्या भूमिका होती है, इसमें हम अब आपको बता रहे हैं। निःशक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, आईईडीसी क्या है? आईईडीसी क्या है, आप लोगों को शुरू में बता दिया कि आईईडीसी क्या है। आईईडीसी एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। क्या है ये? केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका प्रयोजन निःशक्त बच्चों के लिए नियमित विद्यालयों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालय कौन हो गए? जो सामान्य विद्यालय हो गए, वैसे विद्यालयों में विशेष बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें बताया गया है कि विशेष विद्यालय में भर्ती बच्चों को संप्रेषण और दैनिक जीवन यापन की कुशलताओं में एकीकृत किया जाएगा। क्या किया जाएगा इसमें? कि दोनों प्रकार की शिक्षा को उस विद्यालय में एकीकृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य निःशक्त बच्चों को सभी स्तरों पर समान समुदायों के साथ जोड़ना। ये समान विद्यालय में सरकार ने क्यों इसको रखना चाहती है? ताकि जो हमारे सामान्य बच्चे हैं और विशेष बच्चे हैं, दोनों समान स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर सके, ताकि सामान्य वृद्धि में वे बराबर के भागीदार भी बने। और क्या बने? कि हर एक चीज में समान भागीदार भी बने, जीवन को सहारा और विश्वास के सामना करने के लिए तैयार हो और उनमें अपना उत्साह वर्धन हो। विशेष बच्चों में जब समान बच्चों के साथ वो किसी प्रश्न का उत्तर देंगे तो उनमें उत्साह वर्धन होगा, वो अपने को उस बच्चे के समान समझेंगे और उनमें प्रोत्साहन भरेगा। अब कार्यप्रणाली, यह योजना मुख्यतः राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और विशेष शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा में अनुभव प्राप्त प्रशासनिक एवं स्वायत्ता संगठनों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ये शिक्षा कैसे ग्रहण की जाती है? तो सरकारों, राज्य सरकार द्वारा, संघ शासित प्रदेश द्वारा और गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस शिक्षा को उपलब्ध कराया जाता है। आईसीडीएस पहले से ही 27 राज्यों और 5 संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। आईसीडीएस कहां कहां काम कर रही है? तो 27 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। यदि अन्य राज्य आईसीडीएस को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रक्रिया निम्नलिखित होगी। अब जो सरकारें इसका लाभ लेना चाहती हैं तो उसके लिए क्या सरकार ने प्रक्रिया की है? पहला, निःशक्त बच्चों के मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए कि आप यहाँ कितने निःशक्त विद्यालय बच्चे हैं, कितने % में है, वो आंकड़ा आपको सरकार के यहाँ उपलब्ध कराना। इसके बाद बच्चों के लिए विशेष शिक्षक उपलब्ध कराना। ये नहीं कि आप कितने बच्चे हैं असामान्य शिक्षक उस बच्चे को पढ़ाएंगे, विशेष बच्चों की शिक्षक की भी उपलब्धता कराना। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों को विशेष शिक्षा में शिक्षित करना। राज्य सरकार का यह भी दायित्व है कि आप वैसे शिक्षकों पर शिक्षित कीजिए जो विशेष बच्चों को पढ़ा सके। वास्तुलिपि संबंधी बाधाओं को दूर करना। विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले वास्तुलिपि होना चाहिए। हाथ से बनाए हुए सामान वो स्पर्श द्वारा पहचानेंगे, वैसे प्रकार की व्यवस्था क्या कौन करती है? राज्य सरकार करती है। संसाधन कक्ष और सुविधाओं का विकास करना। संसाधन कक्ष मतलब कि वैसी कक्षा जिनमें विशेष बच्चों के पढ़ाने के लिए संसाधन की उपयोगिता रहती है तथा विशेष शिक्षक रहते हैं, वैसे कक्षा को क्या कहते हैं? संसाधन कक्षा कहते हैं। अनुदेशन सामग्री का विकास। ऐसे बच्चों को शीघ्र शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रवेश नियमों में ढील देने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा समाज स्तर पर बहुत बड़ा हो गया है, उसके माता पिता स्कूल में ज्ञान के अभाव में नहीं भेज पाए, या समाज के जो माहौल के अनुसार कि ये बच्चा क्या कर पाएगा, ये तो विशेष बच्चा है, कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे बच्चे जो उम्र में ज्यादा हो गए हैं उन लोगों को भी नामांकन प्रक्रिया में ढील की सुविधा प्रदान करना कि जैसे बच्चों का उस विद्यालय में एडमिशन हो सके। अब आपको हम बता रहे हैं कि कार्यप्रणाली किस प्रकार का एक प्रशासनिक संबंध है। ये जितनी कार्यप्रणाली है क्या है? एक प्रशासनिक संबंध है। हर एक कार्य के पीछे एक प्रशासनिक उद्देश्य या संबंध छिपा रहता है।
अब हम इस शब्द योजना के तहत निःशक्त बच्चों को दी जा रही सुविधाओं के संदर्भ में, अब इन बच्चों को, निःशक्त बच्चों के लिए सरकार ने क्या सुविधा प्रदान करती है। पिछली बार तो मैंने आपको उनके दिशा और कार्य निर्देश के बारे में बताया था कि विशेष बच्चों के लिए सरकार की तरफ से क्या दिशा है, निर्देश है। लेकिन इस पाठ में मैं आप लोगों को क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वित्तीय सहायता का तात्पर्य धन के रूप में दी गई सहायता से है। वित्तीय सहायता किसको कहते हैं? आर्थिक सहायता, धन या उसके पढ़ाई की में फीस में सुविधा, रहने की व्यवस्था, ये जितनी प्रकार की जो सुविधा सरकार देती है उसे किस सुविधा के अंतर्गत देखते हैं? वित्तीय सुविधा के अंतर्गत। मतलब वो बच्चे के माता पिता या उसके परिवार पर ज्यादा पैसे का वहन न हो। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि धन की व्यवस्था की। धन विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि पुस्तकों, परिवहन आदि के लिए दिया जाता है। सरकार ने क्या किया कि उन लोगों के लिए फ्री मुफ्त में किताब, आने जाने की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था का किसने वित्तीय सहायता कौन ग्रहण कर रही है? सरकार ग्रहण कर रही है। किताबों और पुस्तकों पर 400 रुपये प्रति वर्ष तक का वास्तविक व्यय। सरकार ने क्या किया कि उन लोगों की किताब पर कितना का व्यय करती है? 400 रुपये का। गणवेश पर 200 रुपये प्रति वर्ष का तक का वास्तविक व्यय, इस पर कितना करती है? 200 रुपया पर। 50 रुपये प्रति माह तक का परिवहन व्यय यदि ये योजना के तहत भर्ती निःशक्त बच्चा विद्यालय भवन में विद्यालय